नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीआरडीओ ने विकसित की ड्रग टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज, कोरोना के इलाज में लाभकारी। हर्ष भानवाला कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, भारत में भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की उम्मीद। वातावरण में मीथेन रिकॉर्ड स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की रिपोर्ट। भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार पर एक बार फिर वार्ता करने को राजी। 2013 से बना हुआ था गतिरोध। अब खबरें विस्तार से। जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक साबित हो रही है, ऐसे समय में डीआरडीओ ने एक राहत भरी खबर दी है। डीआरडीओ ने कोरोना इलाज में उपयोगी ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज या 2DC डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित किया है। इस ड्रग के 3 चरण के क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं। ट्रायल में दवा वायरस के ग्रोथ पर प्रभावी नियंत्रण कर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से रिकवरी करने में सहायक साबित हुई है। इसके अलावा ये मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत को भी कम करता है। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए इस दवा के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी देती है। बताते चलें कि नियामक एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत के विशिष्ट श्रेणी की औषधियों के लिए लाइसेंस प्रदान करती है तथा औषधियों के विनिर्माण, विक्रय आदि हेतु मानक तय करती है। सेबी के टेक्निकल ग्रुप ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। हर्ष भानवाला की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर तकनीकी समूह का गठन सेबी ने किया था। समिति की प्रमुख सिफारिशों को जानने से पहले आइए जानते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज आखिर होता क्या है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पहले स्टॉक एक्सचेंज को जानना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार जहां वित्तीय उपकरण जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, मुद्राएं, बॉन्ड आदि का कारोबार किया जाता है। जैसे बंबई स्टॉक एक्सचेंज। सामाजिक उद्यमों के लिए स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। भारत के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में एसएससी पहले से ही स्थापित है। इसके तहत सामाजिक संगठन इक्विटी और बॉन्ड और म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट जारी कर कोष जुटाते हैं। सामाजिक उद्यम एक गैर लाभांश भुगतान कंपनी होती है जिसका गठन एक विशिष्ट सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कमजोर समुदायों के उत्थानों के लिए प्रयासरत संगठन। ये संगठन लाभकारी भी हो सकते हैं और गैर लाभकारी भी। लाभकारी संगठन के लाभ का उपयोग शेयर होल्डर के भुगतान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसे सामाजिक सेवा में पुनर्निवेश किया जाता है। कमेटी ने सिफारिश की है कि लाभकारी तथा गैर लाभकारी संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते ये साबित कर दे कि सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव उनका प्रमुख लक्ष्य है। कॉरपोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उपयोग करके धन जुटाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। गैर लाभकारी संगठनों इक्विटी, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, विकास प्रभाव बॉन्ड, सामाजिक प्रभाव निधि के साथ साथ निवेशक म्यूचुअल फंड के माध्यम से 100% अनुदान के रूप में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज से कोष जुटा सकते हैं। लाभकारी उद्यम इक्विटी, ऋण, विकास प्रभाव बॉन्ड और सामाजिक उद्यम निधि के माध्यम से फंड एकत्रित कर सकते हैं। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कास्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन अर्थात वैश्विक मीथेन आकलन, मीथेन उत्सर्जन में कटौती की कीमत और लाभ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन किसी अन्य समय की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा है, जबकि पिछले साल वातावरण में मीथेन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बताते चलें कि मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में 45% की कटौती की जानी चाहिए। इस तरह की कटौती से 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। मानव निर्मित मीथेन का अधिकांश उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट और कृषि क्षेत्र से होता है। रिपोर्ट में कहा गया है केवल 3 व्यवहारिक बदलाव से हम प्रतिवर्ष 65 से 80 मिलियन टन मीथेन के उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं। पहले भोजन की बर्बादी और नुकसान को कम करके, दूसरा पशुधन प्रबंधन में सुधार करके और स्वस्थ आहार को अपनाकर।
यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की पहल पर भारत यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक में 3 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों विदेश नीति और सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण तथा व्यापार, संपर्क और प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श किया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने संतुलित और व्यापक रूप से मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिए वार्तालाप फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। विभिन्न मुद्दों के चलते 2013 के बाद से ही गतिरोध बना हुआ है। एफटीए के तहत 2 देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन 2 देशों के बीच यह संधि की जाती है उनके उत्पाद की कीमत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। साथ ही भारत और यूरोपीय संघ ने डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक महत्वाकांक्षी और व्यापक संपर्क साझेदारी का भी शुभारंभ किया। यह साझेदारी संपर्क परियोजनाओं के लिए निजी और सार्वजनिक वित्त पोषण को प्रोत्साहन देगी। यह भारत प्रशांत समेत अन्य देशों में संपर्क पहल का समर्थन करने के लिए नए संबंधों को बढ़ावा देगी। यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के साथ जलवायु, डिजिटल और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए एक भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पेंगोलिन संरक्षण के संदर्भ में एक अच्छी खबर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आई है। इसके शोधार्थियों ने चीनी पेंगोलिन और भारतीय पेंगोलिन के शल्कों की पहचान करने वाला उपकरण विकसित किया है, जिससे प्रजातियों की संख्या में गिरावट को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी। पेंगोलिन एक स्तनपायी जीव है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी होती है। इसके शरीर पर कैरोटीन के बने शल्क होते हैं, जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। किंतु यही शल्क इसके शिकार का बड़ा कारण भी बन गया है। ईस्ट एशिया के देशों में इसके शल्कों से परंपरागत औषधि बनाई जाती है। वैज्ञानिक आधार न होने के बावजूद ये औषधियां बहुत लोकप्रिय हैं। साथ ही इस जानवर का मांस बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन ही भारत में पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त, जबकि चीनी पेंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। पेंगोलिन की इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस सूची में उन जीवों को रखा गया है जो संकटग्रस्त हैं और इन्हें भारत में कहीं भी नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।